सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है? तो आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु ने। तो अभी आईआईएससी बेंगलुरु ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य स्वच्छ जल में बदलने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जिसका नाम है साइफन पावर्ड डिसैलिनेशन सिस्टम। हिंदी में बोलोगे तो साइफन संचालित विलवणीकरण प्रणाली। तो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, ये साइफन सिद्धांत का उपयोग करके समुद्री जल को लगातार खींचती है, फिर उसे इवेपरेट यानी कि वो जल जो है समुद्री जल वो वाष्पित होता है, इवेपरेट होता है, और फिर उस वाष्पित जल को इवेपराइज्ड वाटर को ठंडी जगह पर कंडेंस किया जाता है, यानी कि उसे संघनित करके पीने योग्य पानी में बदला जाता है। तो बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तकनीक है ये पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक किफ़ायती है, अधिक कुशल है, और नमक जमने की इसमें समस्या नहीं होती है, जो कि बाकी सारे प्रोसेस में ये एक समस्या है, नमक जम जाता है उसमें। तो प्रश्न ऐसे ही आएगा कि समुद्री जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए भी साइफन संचालित तापीय विलवणीकरण प्रणाली को किसने डेवलप किया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। अच्छा, इसी तरह से 2-3 प्रश्न मैं आपको और करवाता हूँ। अगर आपसे पूछे जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? पानीपत, हरियाणा। हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसकी थीम है जल संचय जन भागीदारी। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये शुरू हुआ था राजस्थान में। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लेकेज से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक विकसित की थी, उसका नाम रखा था भीमा। और अभी आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था, एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कहाँ पर बनाया गया है? दिल्ली में, दिल्ली के ओखला में, याद है? उसके अलावा पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बना था बेंगलुरु। जल संरक्षण के लिए भागीरथ एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया था उत्तराखंड में। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2025 कितने व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया गया? तो आंसर होगा 4 को। तो बात करें अगर इसकी राइट लाइवलीहुड अवार्ड की, तो हर साल दुनिया में बड़ी और अर्जेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देने के लिए ये सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार को ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज यानी कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार ये अवार्ड 4 लोगों को या संस्थाओं को दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक ये संस्था ही मानो इमरजेंसी रेस्पॉन्स रूम, ये स्वीडन का है। तो इसे ये पुरस्कार युद्ध और राज्य पतन के बीच पारस्परिक सहायता का एक ऐसा मॉडल, ऐसा मजबूत मॉडल बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया जो लाखों लोगों को सम्मान के साथ सहारा देता है। इसके अलावा जस्टिस फॉर म्यांमार नाम से एक ग्रुप हो गया, एक संस्था हो गई, म्यांमार का है, इससे ये पुरस्कार दिया गया। क्यों? म्यांमार की भ्रष्ट सेना को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को उजागर करने के लिए। इसके अलावा एक संस्था और एक व्यक्ति है जिन्हें संयुक्त रूप से दिया गया। कौन है वो? पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और जूलियन एग्वॉन ये व्यक्ति का नाम है। कहाँ से है? वानुआतू से। इनको क्लाइमेट जस्टिस के लिए दिया गया। और एक और व्यक्ति हैं ऑड्रे टैंग, ये ताइवान से हैं। इनको नागरिकों को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने में डिजिटल तकनीक के सामाजिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान मिला है। तो यहाँ पे हम राइट लाइवलीहुड अवार्ड की बात कर रहे हैं, याद रखना। पहली बार ये 1980 में दिया गया था। कौन देता है? राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये फाउंडेशन स्वीडन का है और इसमें पुरस्कार के रूप में मतलब प्राइज मनी कितनी होती है? 2 लाख यूरो होती है, लगभग 1.79 करोड़ रुपीस। अच्छा, ये पुरस्कार दिया कहाँ पे जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिया जाता है। और याद रखना, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को ही ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, चलो एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 का किसे दिया गया था? वो एक भारत का एनजीओ था, राजस्थान का था, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। उसका नाम बता दो आप। फिर भी कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अभी मोदी जी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जेंटीना। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया, सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबुलेला। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ये 2 जनों को मिला था, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा से हैं और केनेडी ओडेडे केन्या से हैं। सुहानी शाह
बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार मिला नितिन गडकरी को। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने थे प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया से हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर प्राइज 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कर्नाटक का है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया प्रेमचंद पुखरामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला कुमार मंगलम बिरला को। और 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया 2024 के लिए साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, तो ये अवार्ड्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बन्नी महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो बन्नी महोत्सव ये हर साल दशहरे के दिन देवरा गुट्टा ये आंध्र प्रदेश में है, और वहीं पे श्रीमाला मल्लेश्वर मंदिर है, वहीं पे ये महोत्सव मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को देवरा गुट्टा दशहरा फेस्टिवल या देवरा गुट्टा बन्नी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल में लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है और फिर वो दोनों ग्रुप्स आपस में डंडों से फाइट करते हैं। मतलब ये इस फेस्टिवल की परंपरा है लड़ने की, तो ऐसा करते हैं। एक्चुअली में इस त्यौहार की मान्यता देवरा गुट्टा की पहाड़ियों में मणि और मल्लासुर नामक 2 राक्षसों से जुड़ी हुई है। तो उसी के अनुसार पारंपरिक जो भी इनका तरीका होता है और ये ऐसा करते हैं। सिंपल सा हमें तो याद रखना है। बन्नी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। या कभी और डीप में अगर एग्जाम में आ जाए तो पूछ सकता है कि वो कौन सा त्यौहार है या महोत्सव है जिसमें 2 ग्रुप्स आपस में डंडों से लड़ते हैं। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। यह है बन्नी महोत्सव। कुछ और उत्सव महोत्सव मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि न्योकुम युलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है निशी जनजाति के द्वारा। अलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। और रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव मनाया गया जहान एक, और अभी सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों का है ये। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में 4 दिनों तक। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये उत्सव महोत्सव भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बुक से है कि एक बुक है जिसका नाम है दे विल शूट यू मैडम। इस बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा हरिंदर बावेजा ने। तो वरिष्ठ पत्रकार है हरिंदर बावेजा और इन्होंने इस बुक को लिखा है। एक्चुअली में ये उनका संस्मरण है। संस्मरण मतलब हो गया मेमोयर, मतलब उनकी यादों के अनुसार उन्होंने इस बुक को लिखा है। इसमें उन्होंने कश्मीर, पाकिस्तान और अन्य संघर्ष वाले क्षेत्रों में उनकी निडर रिपोर्टिंग के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। इसमें इन्होंने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर के 26/11 के मुंबई हमलों तक के बारे में बताया है। तो बुक का नाम है दे विल शूट यू मैडम, लिखा है हरिंदर बावेजा। अब बुक्स है तो कुछ और बुक्स भी हम रिवाइज करेंगे साथ में। एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय का मेमोयर है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर ये बुक लिखी है इसी के ऊपर रिटायर्ड जनरल KJS ढिल्लों ने। डिफरेंट बट नॉलेस को लिखा अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां इप्सिता चक्रवर्ती। किरण देसाई की किस किताब को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया, ये भी याद रखो, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और एक बुक है विंग्स ऑफ वेल्लोर, इसको लिखा स्वप्निल पांडे ने। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है और थीम क्या है, पशु बचाओ ग्रह बचाओ, सेव एनिमल सेव द प्लेनेट। पहली बार इसको 1925 में मनाया गया था, तो इस बार आप देखोगे 2025 में 100 वर्ष पूरे हो गए, मतलब इस दिन की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। और शुरुआत में यानी कि आप पूछ सकते हो कि इसका उद्घाटन समारोह 1925 में कहाँ पर हुआ था, बर्लिन में हुआ था। और इसे मनाने का उद्देश्य साफ समझ में आता है, पशुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पशु कल्याण में सुधार करना। तो दिवस याद रखना कब होता है,
100वीं वर्षगांठ मनाई गई तो इंपॉर्टेंट रहेगा, थीम याद रखना, पशु बचाओ ग्रह बचाओ। तो अभी तक अक्टूबर में हमने केवल 2 ही दिवस मनाए हैं। 2 अक्टूबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सरल नाम से एक एआई टूल है, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। तो सरल क्या है? एक एआई टूल है जिसका काम है साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स को सिंपल करना ताकि सभी लोग इसे समझ सके और पढ़ सके। देखो, वैज्ञानिकों के द्वारा किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं। इन रिसर्च पेपर में उनके एक्सपेरिमेंट और सभी रिसर्च के बारे में दिया गया होता है। तो अब सरल टूल जो है ये एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करेगा, उसे छोटा करेगा, सिंपल करेगा और उसकी समरी बनाकर हमें देगा ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सके और हमें समझ में आ सके। और समरी बनाने के साथ साथ ये जो एआई टूल है सरल, ये उन रिसर्च पेपर से वीडियोस, पॉडकास्ट, पोस्टर्स और प्रेजेंटेशन भी बनाएगा जिससे कि उसे हर तरीके से आसानी से आप समझ सको। ठीक है, तो इस सरल एआई टूल को किसने लॉन्च किया? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हाईएस्ट बॉडी होती है। इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट के तहत बनाया गया है। इसने साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को रिप्लेस किया था और इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। काम क्या होता है? भारत के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और लेबोरेटरीज में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाना। स्थापना 2023 में होती है। इसके लिए बजट रखा गया 50,000 करोड़ का 2023 से 2028 तक के लिए। और इसने लॉन्च किया भी सरल नाम से एआई टूल। एआई की बात चल रही है, बहुत दिन हो गए। एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अगर पूछे भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ शुरू हुई? वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। और ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, इसमें टॉपर सिंगापुर रहा और भारत से टॉपर बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। और भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये किया गया था जयपुर में। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने के लिए एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया था, उसका नाम है पैरेलल। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम है सूर्या। ठीक है, तो एआई से संबंधित है ये कुछ प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में स्वीकृत राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आंसर होगा 11,440 करोड़ रुपए। तो अभी भारत सरकार ने नेशनल पल्सेस मिशन को मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया। इसके लिए सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। इस मिशन को 2025 से लेकर 2031 तक चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य है भारत में पल्सेस यानी कि दालों का प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट्स को कम करना, आयात को कम करना। एक्चुअली में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पल्स प्रोड्यूसर है और साथ में कंज्यूमर भी है, पर डिमांड ज़्यादा होने के कारण हमें उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। नेशनल पल्सेस मिशन की बात करें, इसे 6 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य है भारत को पल्सेस में आत्मनिर्भर बनाना। पल्सेस मतलब दालों में आत्मनिर्भर बनाना। और इस मिशन का गोल है, इस मिशन का लक्ष्य है 2030-31 तक पल्स प्रोडक्शन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करना। अच्छा, अब एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, ये हम कब मनाते हैं? हिंट देता हूँ मैं आपको, फरवरी महीने में मनाया जाता है। अब आप उत्तर दीजिए कब मनाया जाता है, वो तारीख क्या है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रख्यात लोक कलाकार गोपीनाथ स्वयं का भी निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो आंसर होगा 2024 को। तो उड़ीसा के लोकप्रिय लोक नृत्य कृष्ण लीला के प्रख्यात गायक हैं गोपीनाथ स्वयं और इनका भी 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी क्लियर हो गया, उड़ीसा से। उन्हें लोक कला में उल्लेखनीय योगदान के लिए
2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे स्थानीय स्तर पर गुरु के नाम से जाने जाते थे। तो वे एक उड़ीसा के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार थे, लेकिन अभी निधन हो गया। अच्छा, कल भी एक निधन वाला प्रश्न हमने पढ़ा था छन्नूलाल मिश्र का। हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, बनारस और किराना घराने से संबंधित थे, उनका भी निधन हो गया। कल भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति उनके निधन की लिस्ट एक बार रिवाइज कराई थी, एक बार फिर करवा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है सारे, देख लो एक बार फिर से। जैसे कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MRS श्रीनिवासन जी का निधन हो गया, 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में ही मिला था पद्मश्री इसी साल, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, इनका नाम था, पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, दिशोम गुरु के नाम से उनको जाना जाता था। नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, ला गणेशन उनका नाम था। औषधीय पौधे आरोग्य पथ की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, वे केरल से थे। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में 71वां वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। हर साल 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक ही मनाया जाता है। हर साल 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक ही मनाया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में। और इस बार ये 71वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह हर साल भारत में वाइल्ड लाइफ और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 1957 में मनाया था। थीम भी है इस बार की ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस, मतलब मानव और पशु दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, भारत में ये 71वां वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक ये मनाया जाता है 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी $500 अरब की नेटवर्थ हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एलन मस्क। तो एलन मस्क ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए जिनकी नेटवर्थ $500 बिलियन हो गई है। उन्होंने ये अचीवमेंट फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग में पाया है, जो कि एक इंटरनेशनल रैंकिंग है। ये दुनिया के टॉप बिलियनियर्स को रियल टाइम में रैंक करता है। एलन मस्क आप जानते ही हो, 2021 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हुए हैं। टेस्ला के, स्पेस एक्स के और ट्विटर भी अब तो इनकी हो गई है जिसका नाम एक्स हो गया। तो इन सब के ये मालिक हैं एलन मस्क। $500 अरब, $500 बिलियन की नेट वर्थ हासिल करने वाले, मतलब इतनी नेट वर्थ इनकी हो चुकी है और इतनी नेट वर्थ वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी क्विज क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाती है, PDF टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, विंग्स ऑफ वेल्लोर इस बुक को लिखा है स्वप्निल पांडे ने। RBI द्वारा स्थापित पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? 6। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी MD CEO बनाए गए थे कल्याण कुमार, और ये आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बने थे। महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया रामचंद्र गुहा को। और टाटा ग्रुप के द्वारा भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन ये कहां पर स्थापित होगी? कर्नाटक। बाकी पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? ये वाद्य यंत्र है स्वरमंडल। और 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप का खिताब अभी जीत लिया टी इनियन ने। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा। और आखिरी प्रश्न था, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा पहले स्थान पे। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था अभी किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? तो आंसर होगा जापान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।